बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2। आवर डिस्कशन टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 20 दैट इज रेप्लिकेशन प्रोसेस। आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन को जो है वो स्टडी करना है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की थी कि जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होती है, जिसमें क्या था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सेपरेट होता है और हर सेपरेट स्ट्रैंड जो होता है वो अपना एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनाता है, जिसको हम लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का नेम दिया था। आज हम लोगों ने रेप्लिकेशन प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करना है। रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी बनाता है और कॉपी बना के 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है। आप लोगों को पता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और हर सेपरेट स्ट्रैंड जो होता है वो अपना एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होती है? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो 2 हिस्सों के अंदर जो है वो डीएनए की कॉपी का जाना ज़रूरी होता है। इस वजह से डीएनए को अपनी कॉपी बनानी पड़ती है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ये बच्चे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर स्पेसिफिक साइट पे जो है वो स्टार्ट होती है। हर साइट पे स्टार्ट नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ से डीएनए अपने आप की कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। तो अगर हम साइट की बात करें तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है बच्चे एक ही साइट होती है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर मोर देन 1 साइट भी होती है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जहाँ से बच्चे ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और उसी सीक्वेंस से जो है वो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को कॉपी करना स्टार्ट करता है। जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो दिखाया गया है। तो डीएनए का मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अब ये देखिए कि बच्चे ये हमारे पास ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल डीएनए है और ये रीजनल डीएनए के जो पेरेंट स्ट्रैंड होते हैं ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, यस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो खुल चुके हैं। ठीक है, अब ये हर खुलने वाला स्ट्रैंड जो होता है ये अपनी एक नई कॉपी बना लेता है। ठीक है, मतलब एक डीएनए से जो है वो 2 डीएनए के स्ट्रैंड जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो कितनी स्टेजेस होती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर बच्चे 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनिशिएशन। सेकंड जो इसके अंदर होती है वो है पॉलीमराइजेशन, उसको आप इलोंगेशन भी कह सकते हो। और थर्ड जो इसके अंदर स्टेज आती है वो है टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। पॉलीमराइजेशन के अंदर या इलोंगेशन के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट इंजाइम से। और टर्मिनेशन पे क्या होता है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनिशिएशन को। अब ये जो बच्चे इनिशिएशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन बबल है वो बनती है। ठीक है, और रेप्लिकेशन फॉक बनती है। इसको आगे जाके हम डायग्राम के अंदर देखते हैं कि रेप्लिकेशन बबल क्या होती है या रेप्लिकेशन फॉक क्या होती है। तो इसके अंदर बच्चे सबसे पहला जो इंजाइम्स आता है वो है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज का जो दूसरा नेम है वो है टोपियो आइसोमरेज। ये क्या करता है कि ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसको बच्चे अनबाउंड करता है। आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग हुई होती है। ठीक है, उसने सुपर क्वाइलिंग अपनी की होती है, तो क्वाइलिंग को खोलने के लिए डीएनए गायरेज इंजाइम आता है जो कि डीएनए को अनबाउंड कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बच्चे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय डिफरेंट बॉन्ड्स।
जैसे आपको पता है कि जो एडिनिन है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है और उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह आपने देखा कि गवानीन का साइटोसिन के साथ होता है, तो इनके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एक और इंजाइम आता है जिसको हम डीएनए हेलिकेज इंजाइम कहते हैं, और ये जो स्टैंड होता है इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको ये ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये दोनों स्टैंड जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे पास डीएनए गायरेज इंजाइम है या डीएनए हेलिकेज इंजाइम है, उनकी वजह से क्या होता है कि दोनों स्टैंड जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, रेप्लिकेशन बबल बनता है। ठीक है, जैसे ही बच्चे डीएनए गायरेज या डीएनए हेलिकेज इंजाइम जो होते हैं ये एक्ट करते हैं इसके ऊपर, तो इस तरह की जो है वो बबल बन जाती है डीएनए के खुलने की वजह से। ठीक है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये डीएनए जो है वो बबल रेप्लिकेशन बबल कहलाती है, और ये वाला एंड और ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये दोनों एंड क्या कहलाते हैं, ये रेप्लिकेशन फोर्क कहलाते हैं, जो कि ड्यूरिंग इनिशिएशन सबसे पहले स्टेप के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है कि ये जब दोनों एंजाइम गायरेज और हेलिकेज एक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में रेप्लिकेशन बबल भी बनती है और इसके नतीजे में रेप्लिकेशन फोर्क भी बनती है। क्लियर। उसके बाद बच्चे इसका जो सेकंड स्टेप है वो है पॉलीमराइजेशन, जिसको हम लोगों ने इलोंगेशन का नेम भी दिया। इसको बच्चे पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम जो है वो यूज़ होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 इंजाइम जो हैं ये रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो इंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1, सेकेंड है डीएनए पॉलीमरेज 2 और थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये तीनों इंजाइम मिलके क्या करते हैं, रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं। जो बच्चे मेजर रोल होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का होता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये स्मॉल एंजाइम होता है। ठीक है, साइज इसका छोटा होता है और ये सपोर्ट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। कैसे ये सपोर्ट करता है बच्चे, ये एक तो टर्मिनेशन प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा होता है और इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ मिलके जो है वो उसकी इनिशिएशन को भी स्टार्ट करता है। उसके बाद जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है, ये बच्चे काम करता है कि डीएनए को रीड करता है, उसकी प्रूफ रीडिंग में काम करता है। अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि बच्चे अगर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रॉपरली अटैच नहीं होते या डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम क्या करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है। मतलब वो जहाँ से न्यूक्लियोटाइड प्रॉपरली अटैच नहीं होते उसको प्रॉपरली अटैच करते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जो कि डीएनए पॉलीमरेज 2 कर रहा होता है। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए के, जिसको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ ए डीएनए इज कॉल्ड ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। अब ये जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है ये ना सिर्फ प्रूफ रीडिंग में काम कर रहा होता है बल्कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में भी ये माइनर रोल जो है वो प्ले करता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, जो कि बेसिक एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये एक रेप्लिकेटिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन करता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 से, तो ये 10 टाइम्स लार्जर है उसकी निस्बत। ठीक है, वो छोटा था, ये 10 टाइम्स उससे लार्जर है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, लेकिन जो 3 एंजाइम होता है वो कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और इसका जो एंजाइम होता है वो डाइमर होता है। डाइमर का क्या मतलब है कि 2 मोनोमर्स मिलके जो हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम डाइमर कहते हैं। जैसे बच्चे आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को डीएनए पॉलीमरेज 3 दिखाया गया है जो कि एक डाइमर है। ये देखिए एक मॉलिक्यूल इसका एक मोनोमर ये है और एक ये मोनोमर है, ये दोनों मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम बनाते हैं जो कि एक डाइमर कहलाता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हम पॉलीमरेज 3 एंजाइम के जो है वो फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहला इसका ये फंक्शन है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की कैटलाइसिस करता है। ठीक है, कि डीएनए जो स्टैंड होता है उसको कैटलाइज करता है और रिकॉग्नाइज करता है आरएनए प्राइमर को।
क्योंकि बच्चे इसको इनिशिएट करवाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है वो भी खुद से काम नहीं करता, ठीक है। जब तक उसको कोई इनिशिएशन फैक्टर नहीं मिलता, तो इनिशिएशन फैक्टर कौन सा होता है, उस फैक्टर को हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये जो आरएनए प्राइमर होता है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से जो नया आने वाला स्टैंड होता है उसके न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर ऐड होते हैं। अब ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और ऐड करके नया डीएनए का स्टैंड जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। ये बच्चे न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ होते हैं, आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर मौजूद होता है, ऐसे ही है ना। अब ये जब सेल के अंदर बच्चे मौजूद होता है तो वहाँ ही फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जो कि आरएनए प्राइमर लेके आता है और डीएनए नया स्टैंड जो है वो कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए प्राइमर क्या होता है। तो आरएनए प्राइमर जो होता है ये 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर इज अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो कि कंप्लीमेंट्री होते हैं पेरेंट डीएनए के, ठीक है। पेरेंट डीएनए के कंप्लीमेंट्री होते हैं, मींस ये उसकी तरह जो है ये एक्ट करते हैं। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये खुद से काम नहीं कर सकता जब तक इसके पास आरएनए प्राइमर नहीं आएगा। आरएनए प्राइमर आएगा जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस का एक बेस पेयर होगा जो कि पेरेंट डीएनए से मैच करता है, ठीक है। अब ये आरएनए प्राइमर आएगा तो आके पॉलीमरेज 3 एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट करेगा। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर जो नया बनने वाला स्टैंड होगा उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। जो जो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर होगा उसको ऐड करता जाएगा। अब ये जो बच्चे आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर को भी एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको हम प्राइमेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। आरएनए प्राइमेज एंजाइम होते हैं जो कि आरएनए प्राइमर को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही आरएनए प्राइमर जो है एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जो है वो रिप्लेस करता जाता है, ठीक है। क्योंकि इसने नया स्टैंड बनाना होता है, नया स्टैंड बनाने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड्स को साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। ये बच्चे आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है आरएनए प्राइमर का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये 10 अटैच हैं और ये सारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक आरएनए प्राइमर बनाते हैं। उसके बाद बच्चे हम पॉलीमरेज 3 की वर्किंग देख लेते हैं कि इसका बेसिक जो है वो फीचर्स इसके क्या हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं, सबसे पहला ये क्या काम करेगा कि ये ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, और वो किस चेन के अंदर करेगा, जो कि पेयर्ड होगी अपने पेरेंट स्टैंड के साथ। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो पेरेंट स्टैंड होते हैं वो खुलते हैं और हर जो खुलने वाला स्टैंड होता है वो क्या करता है, नया स्टैंड बनाता है। तो नया स्टैंड कैसे बनता है, जब उसके ऑपोजिट जो है वो ऐड किए जाएं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और वो किसके जो है किसके साथ पेयर कर रहे होते हैं, वो पेरेंट स्टैंड के साथ जो है उनकी पेयरिंग होती है। अब ये देखिए कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं वो बच्चे किए जाते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ ए डीएनए स्टैंड, ठीक है। डीएनए स्टैंड का जो 3 एंड होता है वहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो डीएनए स्टैंड के अंदर जो है वो 3 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है ऑन अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड्स। अब ये बच्चे जो डीएनए का थ्रेड होता है, ठीक है, ये इंजाइम कम्प्लेक्स जिसकी अभी हमने बात की पॉलीमरेज 3 इंजाइम की, ठीक है, उसके थ्रू क्या करता है कि ये रैपिडली मूव करता है और मूव करते हुए ये 1 सेकंड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। क्लियर कि 1 सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड किए जाते हैं बाय द पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स। अब ये जो हमारे पास डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं ये बच्चे एंटी पैरेलल होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो नए स्ट्रैंड भी बनेंगे वो भी अपने पेरेंट के ऑपोजिट होंगे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमेशा नए जो बनते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं क्योंकि वो एंटी पैरेलल होते हैं। न्यू स्ट्रैंड्स आर इलोंगेटेड बाय 2 मैकेनिज्म।
अब यहाँ बच्चे दो मैकेनिज्म होते हैं। एक के अंदर जो है वो डीएनए एक सीक्वेंस के साथ बन रहा होता है, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो एक स्ट्रैंड के अंदर जो है नया बनने वाला स्ट्रैंड जो होता है वो एक सीक्वेंस के साथ बनता है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो डीएनए सीक्वेंस से नहीं बनता, बल्कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और बाद में जाके वो फ्रैगमेंट्स अटैच होकर एक पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं कि एक जो हमारे पास होता है वो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। कंटिन्यूस रेप्लिकेशन कैसे होती है? जो कि लीडिंग स्ट्रैंड पे हो रही होती है। लीडिंग स्ट्रैंड को जो है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन फोक होती है, ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि रेप्लिकेशन बबल होती है और एक रेप्लिकेशन फोक होती है। अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो मूव कर रहा होता है रेप्लिकेशन फोक की तरफ। और यहाँ बच्चे बात आपने याद रखनी है कि जो जो इसके अंदर डीएनए बनेगा वो डीएनए कंटिन्यूस बनेगा, उसके फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे, पीस नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस रेप्लिकेशन। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन जो हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है? लैगिंग स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो कि रेप्लिकेशन की तरफ मूव कर रहा होता है, रेप्लिकेशन फोक की तरफ। एक दूसरा स्ट्रैंड होता है जो कि रेप्लिकेशन से दूर जो है वो मूव कर रहा होता है। अब लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए बनेगा वो डीएनए बच्चे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा, उसके छोटे छोटे पीस बनेंगे, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। अब लीडिंग स्ट्रैंड क्या है कि लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो कि रेप्लिकेशन फोक से जो है की तरफ जो है वो इलोंगेट होता है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड उसको कहेंगे जो कि रेप्लिकेशन फोक की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर सिंपली जो है ऐड किए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स को कंटिन्यूसली टू इट्स ग्रोइंग थ्री हैंड के थ्री प्राइम एंड की तरफ क्या किया जाएगा कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया जाएगा और इस तरह जो है डीएनए कंटिन्यूसली बनता जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी जो इंजाइम यूज हो रहा होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 इंजाइम हो रहा होता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 इंजाइम को जो एक्टिवेट करने के लिए जो आरएनए प्राइमर आता है, और आरएनए प्राइमर सिर्फ एक दफ़ा जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 को इनिशिएट करता है, उसके बाद बच्चे आरएनए प्राइमर का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसने न्यूक्लियोटाइड्स को साइटोप्लाज्म से लेके आना है, आके इसने डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करके इस आरएनए प्राइमर ने चले जाना है। अब बाकी काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा, जिसके अंदर जो है वो डीएनए कंटिन्यूसली बनता जाएगा, इसके अंदर शॉर्ट फ्रेगमेंट जो है वो नहीं बनेंगे। उसके बाद बच्चे हमारे पास है लैगिंग स्ट्रैंड्स। अब लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है? जो कि रेप्लिकेशन से अवे मूव कर रहा होता है। ठीक है, लीडिंग वो था जो कि रेप्लिकेशन की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेशन फोक से दूर जो है वो मूव करता है। अब यहाँ हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये बच्चे जो आप लोगों को ब्लैक कलर में शो करवाई गई है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहाँ से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। ठीक है, अब ये वाला जो स्टैंड है, ठीक है, अब ये जो लीडिंग स्टैंड है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक, तो इसको हमने लीडिंग स्टैंड कहा है। और जो रेप्लिकेशन से अवे मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ हमारे पास डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन भी होती है। तो डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो बच्चे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में बनता है, उस शॉर्ट फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स सीरीज ऑफ ए शॉर्ट सेगमेंट दैट आर लेटर कनेक्टेड, कि ये शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो कि बाद में जोड़ दिए जाते हैं और एक नया स्टैंड जो होता है वो बना दिया जाता है। अब ये जो बच्चे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं, अब इनके अंदर हर फ्रैगमेंट को बनाने के लिए एक नया आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। एक फ्रैगमेंट बनता है तो आरएनए प्राइमर आता है, आरएनए प्राइमर एक फ्रैगमेंट बना के अपना काम कंप्लीट कर लेता है। जब दूसरा फ्रैगमेंट बनना होता है तो दोबारा से आरएनए प्राइमर आता है तो वो दूसरे को स्टार्ट करता है। आप लोगों ने पीछे देखा कि कंटिन्यूस के अंदर क्या था कि एक दफ़ा ही आरएनए प्राइमर आता है और आके वो सीक्वेंस में डीएनए को बना जाता है। लेकिन जो हमारे पास ओकाज़की फ्रैगमेंट्स है इसके अंदर आरएनए प्राइमर को बार बार आना पड़ता है, क्योंकि उसने ओकाज़की के फ्रैगमेंट्स को बनाना होता है। तो हर फ्रैगमेंट को डीएनए आरएनए जो है हमारे पास आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को जो है वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स दिखाए गए हैं।
लीडिंग स्टैंड के ऊपर हमेशा डीएनए जो है वो कंटिन्यूसली बन रहा है। ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास न्यू स्टैंड है। ये आप लोगों को फ्रेगमेंट्स में नज़र नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली जो है वो बन रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लेगिंग स्टैंड के अंदर एक फ्रेगमेंट ये है और एक फ्रेगमेंट ये है। इन फ्रेगमेंट्स को बच्चे हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ओकाज़की फ्रेगमेंट जो होते हैं ये बच्चे वेरी करते हैं। जो यूकैरियोट्स के अंदर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 100 to 200 जो है वो लॉन्ग होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये हमेशा जो है सिंथेसाइज किया जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। ये स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन फोक को, ठीक है, और मूव करता है अवे फ्रॉम इट, ठीक है, इससे जो है वो दूर जो है रेप्लिकेशन से मूव कर रहा होता है। अब ये देखिए कि बच्चे जब पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये 5 एंड किसकी लैगिंग स्टैंड के ऊपर जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, ठीक है। जब ये उसकी तरफ जो है 5 प्राइम पे पहुंचता है तो वहां से एक और एंजाइम आता है जो कि डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है कि वहाँ जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं उनको ये इलोंगेट करता है, उनको ये आपस में अटैच करता है, ठीक है। ये सारे एंजाइम आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा कि डीएनए फर्दर अनबाउंड होगा, ठीक है। जैसे जैसे वो अनबाउंड होता जाएगा ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा। न्यू आरएनए प्राइमर जो है वो आते जाएंगे, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट करते जाएंगे। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो जंप करता हुआ 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो रेप्लिकेशन फोक में ऐड करता जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारे पास क्या होगा कि दूसरा ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। इसी तरह बच्चे ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा। आप लोगों ने यहाँ जो बात याद रखने वाली है वो है लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड पे हमेशा डीएनए कंटिन्यूसली बन रहा होता है, लेकिन जो लैगिंग स्टैंड होता है उसके ऊपर जो है वो डीएनए हमेशा फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है जो दोनों को अटैच कर देता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास से लास्ट टॉपिक है टर्मिनेशन। इसका लास्ट स्टेप कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम 1 होता है ये क्या करता है कि आके प्राइमर को, क्योंकि प्राइमर का काम ख़त्म हो जाता है तो ये प्राइमर को रिप्लेस कर देता है, उसको ये उतार देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बने होते हैं उनको ये इलोंगेट करता है, मतलब एक दूसरे के पास लेके आता है। आरएनए पॉलीमरेज वन का काम क्या है, ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनको पास लेके आएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा वो उनके दरम्यान में बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। पहले वहाँ आपने देखा था ना वेरी स्टार्ट में कि जो हमारे पास हेलिकेज एंजाइम था उसने बॉन्ड को तोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा ये नए बनने वाले स्टैंड और पेरेंट स्टैंड के साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग को क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो दोबारा से डबल हेलिकल स्टैंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये थी बच्चे हमारे पास रेप्लिकेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आपने डिस्कस किया कि हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो 2 आइडेंटिकल कॉपी जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ ग्रीन कलर का जो एंजाइम नज़र आ रहा है जिसको हम टोपियो आइसोमरेज भी कहते हैं, और दूसरा बच्चे इसका नाम है गायरेज, ठीक है। इसने क्या करना है इसने करना है कि जो हमारे पास ये अनबाउंड जो डीएनए बाउंड हुआ है, ठीक है, इसकी क्वालिंग को खोलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेलिकेज एंजाइम आएगा। ये आप लोगों को जो है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये हेलिकेज एंजाइम है। इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या करना है कि इनके दरम्यान में ये वाली जो बाउंडिंग है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन बाउंडिंग है, इन हाइड्रोजन बाउंडिंग को ब्रेक करना है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और सेपरेट होकर यहाँ रेप्लिकेशन बबल बन जाएगी और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन 4 कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इनके अंदर स्पेसिफिक साइट बनेगी और उस स्पेसिफिक साइट पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, इनके अंदर जो है वो आरएनए प्राइमर आएंगे।
आरएनए प्राइमर को एक्टिवेट करने के लिए भी क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम होता है। ये आप लोगों को प्राइमेज एंजाइम नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को एक्टिवेट करेगा। आरएनए प्राइमर एक्टिवेट किसको करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर से ले लिए जाएंगे और ये जो पेरेंट स्टैंड है, ठीक है, ये वाला पेरेंट स्टैंड है जिसने अपनी कॉपी बनानी है, और ये वाला स्टैंड ऐसे हैं जो कि न्यू बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे वो पेरेंट स्टैंड के ऑपोजिट, ठीक है। अगर ये हमारे पास 3 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम, तो उसके ऑपोजिट जो स्टैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 प्राइम एक एंड है और दूसरा एंड जो है वो 5 प्राइम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। होप्स सो आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। आप लोगों के जो हैं बुक के अंदर इसकी बहुत कम जो है वो डिटेल दी गई है। आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनना है और जो चीज़ें मैंने यहाँ ऐड करवाई हैं वही भी आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर जो है वो ऐड करनी है और इसी तरह आप लोगों ने ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।